Hello students, how are you all? Okay, my name is Akansha Trivedi and today I am here to teach you the third part of the same chapter, The Revolt of 1857. ठीक है, अब हम इसका immediate cause देखेंगे जो आपका जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था ना उसका इमीडिएट कॉज क्या हुआ, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लोग भड़क गए। ठीक है, लोग के अंदर ऐसा आ गया कि अब तो हटाना ही हटाना है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा था? अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने एक राइफल इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। क्या नाम था उसका? एनफील्ड राइफल। ठीक है, उस एनफील्ड राइफल पे आप इसकी पिक्चर देखिए, ये आपकी एनफील्ड राइफल है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आपको ये कार्ट्रिजेस हैं। ठीक है, ये कार्ट्रिज आपको इसके अंदर डालने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप फायर कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत कहाँ थी? ये जो कार्ट्रिज था ना बेटा, ये किससे ग्रीस थे? इसकी जो लाइफ लाइफ है ना, इसके एक्सटेंड करने के लिए इसको ग्रीसिंग की जाती थी, इसकी कोटिंग की जाती थी। ठीक है, अब उसको किस चीज से ग्रीस किया जाता था, किस चीज से कवर अप किया जाता था? तो ये काऊ फैट एंड पिग फैट किससे किया जाता था? तो काऊ फैट से किया जाता था ग्रीस, और पिग फैट से किया जाता था। अब आप सबको पता है, जो काऊ है वो पूजनीय होती है, वो सैक्रेड होती है। कहाँ पे? हिंदुइज्म में। ठीक है, और जो आपका पिग है, ठीक है, उसको अनक्लीन माना जाता है। कहाँ पर? मुस्लिम्स में। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं खराब चीज थी। ठीक है, दोनों के लिए ये अच्छी चीज नहीं थी। अब हम देखते हैं द ब्रिटिश, इसका थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द न्यू एनफील्ड राइफल फॉर इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स के लिए एक नई राइफल इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। ठीक है, द कार्ट्रिजेस वर रूमर्ड टू बी ग्रीस विद काउ फैट एंड पिग फैट। तो ये ऐसा रूमर फैल गया, ठीक है, अफवाह फैल गई कि जो वो एनफील्ड राइफल है, उसकी जो कार्ट्रिजेस है ना, वो किससे ग्रीस हो रही है? तो काउ फैट से हो रही है और पिग फैट से ग्रीस्ड हो रही है। ठीक है, सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ। फिर भी वो ग्रीस भी हो रही है, तब भी क्या दिक्कत है? पहली बात तो दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी इतना क्या इशू हो गया? क्योंकि जो वो आपका कार्टेजेस होती थी ना, उसको ओपन करने के लिए उनको टीयर ऑफ करना पड़ता था, बाइट ऑफ करना पड़ता था। अब जब वो बाइट ऑफ करेंगे, वो किससे करेंगे? अपने teeth से करेंगे, ऑब्वियस है। तो अब वो फैट है उसके अंदर, उससे ग्रीसिंग हो रही फैट से, और उसको वो बाइट ऑफ कर रहे हैं, तो वो दोनों के लिए ही दिक्कत है। ठीक है, soldiers had to bite off the cartridges cover before loading the rifle। राइफल को लोड करने से पहले उसका जो कवरिंग था ना, उसको उनको निकालना पड़ता था। ठीक है, और कैसे निकालते थे? उसको बाइट करके निकालते थे। दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट। रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहे थे इससे। किसके? बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्यों? बिकॉज काउ इज सैक्रेड, काउ पूजनीय होती है। एंड इन मुस्लिम्स पिग इज कंसिडर्ड एज अनक्लीन। पिग को अच्छा नहीं माना जाता है, अनक्लीन माना जाता है। Sepoys refused to use the cartridges, leading to unrest in the army। ठीक है, जो सेपोयस है ना, उन्होंने उसको यूज करने से रिफ्यूज कर दिया कि हम यूज नहीं करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अब जो आर्मी थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उन्होंने उनको फोर्सफुली कहा कि नहीं, तुम्हें तो यूज करना ही पड़ेगा, तुम्हें इसका यूज करना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आर्मी थी ना, उसमें अनरेस्ट होने लग गया। ठीक है, उसमें हलचल मचने लग गई कि हम इसको ऐसे कैसे यूज करें। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जा रही हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे 29 मार्च। 29 मार्च को क्या हुआ था? बैरकपुर, आपका बैरकपुर एक प्लेस है। ठीक है, वहां पर मंगल पांडे ने अटैक कर दिया था। किस पे? ब्रिटिश ऑफिसर पे। किस पे अटैक कर दिया था? ब्रिटिश ऑफिसर पे। अब देखिए, मंगल पांडे क्या थे? वो भी इंडियन से बॉय थे। ठीक है, उन्हें जब ये चीज पता चला कि हम तो चलो अभी कर ही रहे हैं, ठीक है, हमें तो बाइट ऑफ करना ही है, अब हम बाइट ऑफ करके तुम्हें ही मारेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज करी थी। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो ब्रिटिशर्स थे उनमें अनरेस्ट आने लग गया, और उन्होंने एट लास्ट क्या करा, जो मंगल पांडे थे ना, उनको हैंग कर दिया। ठीक है, उनकी डेथ हो गई। ये आपको क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसका और भी हम डिटेल पढ़ेंगे आगे, आप नॉर्मली देख लीजिए। 10th मई को 1857 में इंडियन सोल्जर्स एट मेरठ रिवोल्टेड एंड मार्च टू दिल्ली। 10th में मेरठ से जो भी सोल्जर्स थे ना, जो भी सिपाहीज थे, वो कहाँ मार्च करने चले गए? वो दिल्ली की तरफ जाने लग गए। ठीक है, अब दिल्ली में ऐसा क्या था, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, ओके।
अब ये क्रोनोलॉजी है। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने रिवॉल्ट कर दिया, कहाँ? बैरकपुर में, ठीक है। 10 मई को मेरठ से हुआ, मेरठ से आप सब लोग स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, मार्च करने लगे थे, दिल्ली की साइड जाने लग गए थे। फिर दिल्ली कैप्चर हो गई 11 मई को। 11 मई में दिल्ली गए और वहां पे रिबल्स होने लगे, स्टार्ट हो गए। फिर पुणे में जो जो आपका कानपुर था, ठीक है, लखनऊ हो गया, झांसी, वहां पे कब रिवोल्ट स्प्रेड हुआ? तो आपका जून में स्प्रेड हुआ, ठीक है। सितंबर में ब्रिटिश ने दोबारा से कैप्चर कर लिया दिल्ली को। अप्रैल में क्या हुआ? जो झांसी थी वो फॉल हो गई, ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई की हार हो गई, डिफीट हो गया था। उसके बाद में देखिए, जो आपका 1858 है, उसका सप्रेशन का एंड में, आफ्टर द फॉल ऑफ झांसी, ठीक है, ये आपका जो रिवॉल्ट है वो सप्रेस हो गया, ठीक है। अब हम सारे जो भी लाइक इवेंट्स थे ना, उनको हम डिटेल्ड में देखेंगे। तो देखिए क्या हुआ। फर्स्ट मेन इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इवेंट्स एट मेरठ। मैंने कहा ना आपका, स्टार्ट तो बैरकपुर में हुआ था। बैरकपुर में जो मंगल पांडे थे, उन्होंने फायर किया था अगेंस्ट द जनरल, ठीक है, ब्रिटिश जनरल के अगेंस्ट में फायर किया था। लेकिन हम फिर भी मेरठ को क्यों कंसीडर करते हैं एज अ पीक पॉइंट, ठीक है, हम मेरठ को ही क्यों मानते हैं कि वही स्टार्टिंग थी? क्यों? क्योंकि देखिए, अब इसमें हम पॉइंट पहले देखते हैं। ऑन 9th मई 1857, 85 इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस ऑफ द एनफील्ड राइफल। जो 9th में था ना, 9th में 1857, उसमें जो 85 इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया कि वो जो भी ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस है ना, उनका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दे वर पनिश्ड एंड इम्प्रिजन्ड। तो क्या हुआ? उनको पनिश कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। देन अब क्या होगा? 10th मई 1857, इंडियन सोल्जर्स एट मेरठ रिवोल्टेड, ठीक है। 10th मई को जो भी इंडियन सोल्जर्स थे वो खड़े हो गए। अब वो रिवोल्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब रिवोल्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया? दे फ्रीड imprisoned soldiers and marched towards दिल्ली। जो भी जेल में बंद थे ना सोल्जर्स, उनको छुड़वाया, ठीक है, उनको आजादी दिलाई। उसके बाद में उन्होंने क्या करा? वो मार्च करना स्टार्ट कर दिया, वो दिल्ली की तरफ मूव करने लग गए। दिस बिकेम द बिगिनिंग ऑफ द वाइड स्प्रेड अपराइजिंग, ठीक है। तो इसी को बिगिनिंग मानते हैं। क्यों? क्योंकि बैरकपुर में तो हुआ था, लेकिन सबको सप्रेस कर दिया गया और मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया। तो इसलिए उसको नहीं बोलते हैं कि वो फर्स्ट आपका इवेंट था। फर्स्ट इवेंट आपको मेरठ को मानते हैं, क्योंकि 85 सोल्जर्स थे और बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने यहाँ से मार्च कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था मार्च करना, और दिल्ली तक गए थे, ठीक है। और दिल्ली में कौन थे? क्यों गए थे? क्योंकि दिल्ली में आपके बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। बहादुर शाह को अपना क्या बोला? एम्पायर घोषित कर दिया वहां से, ठीक है, अपना लीडर बना लिया। दिल्ली, द सोल्जर्स फ्रॉम मेरठ रीच दिल्ली ऑन 11th में, ठीक है, 10th में को निकले, 11th में को पहुंच गए। दे कैप्चर्ड दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज द एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को उन्होंने क्या बोला? कि वो क्या है? हमारे एम्परर हैं, हमारे राजा हैं, ठीक है। द मुगल एम्परर बिकेम द सिंबॉलिक लीडर ऑफ द रिवॉल्ट, ठीक है। तो वो सिंबॉलिक लीडर बन गए रिवॉल्ट के, कि अब तो रिवॉल्ट के लिए, अब तो हमारे जो भी पार्टी है, जो भी हमारे लीडर्स हैं, उनका एक हेड लीडर बन गया, ठीक है। अब हमारे पास कोई एक हेड लीडर होता है ना, कोई लीडर होता है, तो हमें रास्ता पता होता है कि हम किधर जाएंगे, ठीक है। तो वो सबको गाइड करता है। The British attacked Delhi and recaptured it after months of fighting, ठीक है। बहुत महीनों तक, सॉरी, बहुत मंथ्स तक की लड़ाई होती रही, ठीक है। और उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने दोबारा से दिल्ली पे अटैक किया और उसको दोबारा से कैप्चर कर लिया, ठीक है। बहादुर शाह जफर was arrested and sent to exile in रंगून। बहादुर शाह जफर को दोबारा से जो उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून भेज दिया गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, लखनऊ में क्या हुआ। तो द रिवॉल्ट एट लखनऊ वाज लेड बाय बेगम हजरत महल। बहुत फेमस नाम है, आपको पता ही होगा। जो रिवॉल्ट हुआ था ना आपका लखनऊ से, वो किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। शी फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ऑन बिहाफ ऑफ हर सन। किसके बिहाफ में लड़ी थी? किसके बिहाफ में जाकर के वो खड़ी हो गई थी? अपने सन के बिहाफ में जाके खड़ी हुई थी, ठीक है। लखनऊ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट। तो जो रिवॉल्ट का इंपॉर्टेंट सेंटर जो आपका लखनऊ है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना था।
ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके जो अवध रीजन है ना, सबसे ज़्यादा जो सोल्जर्स थे, इंडियन सिपाहीज़ थे, वो आपके इसी रीजन से थे। इसलिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था ये। द ब्रिटिश रिकैप्चर्ड लखनऊ इन मार्च 1858। लेकिन यहाँ पे भी यही हुआ। मार्च 1858 में जो लखनऊ था ना, दोबारा से ब्रिटिशर्स के कैद में आ गया। ब्रिटिशर्स ने दोबारा से रिकैप्चर कर लिया उसको, ठीक है। बेगम हजरत महल escaped टूवर्ड्स नेपाल, ठीक है। फिर बेगम हजरत महल कहाँ चली गई? नेपाल चली गई, ठीक है, और वहां भी जाके रहने लग गई। कानपुर में क्या हुआ? द रिवोल्ट एट कानपुर वॉज लेड बाय नाना साहेब। तो जो कानपुर से रिवोल्ट था ना बेटा, वो किसने स्टार्ट किया था? तो वो आपका नाना साहेब ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? नाना साहेब ने स्टार्ट किया था, ठीक है। द ब्रिटिश फोर्सेस सरेंडर्ड इन जून 1858, ठीक है। तो 8 जून 1858 में जो ब्रिटिश फोर्सेस थे ना, उन्होंने क्या कर दिया? सरेंडर कर लिया। मैनी ब्रिटिश मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर कैप्चर। तो बहुत सारे ब्रिटिश मेंस हो गए, ब्रिटिश मेन हो गए, आपके वुमेन हो गई, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हो गए जो कि कैप्चर कर लिए गए। लेटर द ब्रिटिश डिफीटेड नाना साहेब। लेकिन बाद में क्या हुआ? उन्होंने नाना साहेब को भी हरा दिया, ठीक है। नाना साहेब escaped टूवर्ड्स नेपाल। और नाना साहेब भी कहाँ चले गए? नेपाल चले गए, ठीक है। इवेंट्स इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे थे? तो आपका कौन कौन इंक्लूड हो रहा है? तो पहले आपका झांसी हो गया, दूसरा ग्वालियर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों रीजन आपके इंक्लूड हो रहे हैं सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। द रिवोल्ट इन झांसी वॉज लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो जो रिवोल्ट था ना झांसी में, वो कौन, उसका कौन लीडर बना था? कौन वहां से रिवोल्ट कर रही थी? तो वो कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। द ब्रिटिश अटैक झांसी इन मार्च 1858। तो ब्रिटिशर्स ने कब अटैक किया झांसी में? तो मार्च 1858 में अटैक किया। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई फॉट ब्रेवली बट झांसी वॉज कैप्चर्ड। रानी लक्ष्मीबाई ने तो बहुत ब्रेवली लड़ा, ठीक है। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पावर शो करी। बट कुछ लाइक आपका जो कुछ टाइम के बाद जो झांसी थी ना, वो दोबारा से कैप्चर हो गई, रिकैप्चर हो गई, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने उसको कैप्चर कर लिया। शी जॉइंड तात्या तोपे एट कल्पी, ठीक है। फिर उन्होंने तात्या तोपे जो थे ना, उनको कल्पी में ज्वाइन कर लिया। She died fighting the British at Gwalior on 17 जून 1858। और एट लास्ट क्या हुआ? 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में हुई थी, ठीक है। तात्या तोपे वॉज लेटर कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तात्या तोपे को भी बाद में कैप्चर कर लिया गया और उनको भी मार दिया गया। इवेंट्स एट अदर सेंटर्स। अब कुछ और भी सेंटर्स थे जहाँ जहाँ पे इवेंट हुए आपके। जैसे आपका बरेली हो गया, बिहार हो गया, फैजाबाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी चीजें हुई। यहाँ पे देखो आप, जैसे आपका बरेली है, बरेली बरेली रीजन है, लेड बाय खान बहादुर खान, ठीक है। तो वहां पे कौन अगेंस्ट में खड़ा हुआ था ब्रिटिशर्स के? तो खान बहादुर खान खड़े हुए थे। ही ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो वो भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। बिहार से कौन खड़े हुए थे? तो कुंवर सिंह खड़े हुए थे, जो कि जगदीशपुर के थे, ठीक है। ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश डिस्पाइट ओल्ड एज, ठीक है। बहुत ज्यादा ओल्ड, मतलब उनकी एज काफी थी, लेकिन उसके बाद भी वो खड़े हो गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। फैजाबाद लेड बाय मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्ला खड़े हुए थे। he encouraged people to fight against ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए ये खड़े हुए थे। ये लोगों को इनकरेज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी रिवॉल्ट का एंड हुआ। कब हुआ? तो जुलाई 1859 में हुआ। कब हुआ? जुलाई 1859 में। द ब्रिटिश कंपनी सप्रेस द रिबेलियन। सारे रिबेलियन को सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, ठीक है। रिमेनिंग रिबल लीडर्स वर कैप्चर्ड एंड डिफीटेड। जो बचे हुए लीडर्स थे उनको कैप्चर कर लिया गया, उनको हरा दिया गया। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑफिशियली केम टू एन एंड। और ऑफिशियली यहाँ पर जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था ना, वो खत्म हो गया, वो अपने एंड पे आ गया। इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये साबित हुआ, ये बना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? तो ये आपके थे इवेंट्स। अब हम आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे। क्या इफेक्ट्स हुए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
तब तक कि मैं आप ही आती हूँ। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम कॉन्सिक्वेंसेस पे आते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब देखिए, इतनी चीजें हो गई, हर जगह इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी, कहाँ पे कौन सा इवेंट हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये सब चीजें हमने देख ली। इसका इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है, क्या इफेक्ट हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, अब हम वो देखेंगे। दो द रिवॉल्ट फेल्ड मिलिट्री, मिलिट्री को तो हरा दिया, इंडियन सिपाहीज हार गए थे, ठीक है, इट एंडेड कंपनी रूल, लेकिन जो कंपनी रूल था ना बेटा, वो खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है, एंड सोड, ठीक है, द सीड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म का जो बीज है वो बो दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका बहुत बड़ी चीज हुई थी यहाँ से। हम देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स हुए। एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल जो रूल था ना वो खत्म हुआ यहाँ से। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ना बेटा, उन्होंने क्या पास किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, ठीक है, क्या पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। 1858 द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड, उसके थ्रू क्या हुआ, जो रूल था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो वहां से खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, जो रूल था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो वहां से क्या हुआ, एंड हो गया। इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन, और जो इंडिया था ना, अब वो किसके डायरेक्टली अंडर में गया है, वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया, ठीक है, मतलब एक हाथ छोड़ा दूसरा हाथ पकड़ लिया, ये हुआ, ठीक है। मतलब जो आपका कंपनी रूल था वो तो खत्म हो गया, लेकिन क्या शुरू हो गया, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, अब हम आगे चलते हैं। Beginning of the crown rule, the British monarch became the ruler of India, जो ब्रिटिश मोनार्क होगा वो क्या हो जाएगा, अब इंडिया का रूलर होगा, समझ में आया। अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया, पर कहाँ पर, क्या इंडिया में इंडिया में अपॉइंट किया गया था, नहीं, ये कहाँ पे अपॉइंट किया गया था, तो आपका ये ब्रिटेन में अपॉइंट किया गया था। वही बात हो गई, उनको जो रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं वो वहां से बनाएंगे, ठीक है, और इंडिया के लिए बनाएंगे, तो बात तो वही हुई, बट कहीं ना कुछ चेंजेस करने का ट्राई हो रहा था यहाँ पर। द गवर्नर जनरल बिकेम द वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल यहाँ से खत्म हो गया और वो क्या बन गया, तो वाइस रॉय आ गया, ठीक है। जो गवर्नर जनरल था अब वो वाइस रॉय होगा इंडिया का, समझ में आया। और फर्स्ट वाइस रॉय कौन था, तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे, कौन था, तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858, अब क्वीन विक्टोरिया ने क्या कहा, ठीक है, प्रॉमिस नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर, जो भी रिलीजियस मैटर होंगे उसमें वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगी, उनके द्वारा ये कहा गया, ठीक है। अश्योर्ड इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ, लॉ के अंडर में सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, बट फिर भी ऐसा नहीं होता था, उन्होंने ये चीज कही थी। गारंटी प्रोटेक्शन टू इंडियन प्रिंसेस एंड देयर टेरिटरीज, ठीक है, तो ये चीज गारंटी की गई कि जो इंडियन प्रिंसेस होंगे और उनकी जो टेरिटरीज होगी उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, उनसे अब वो चीजें नहीं छीनी जाएंगी। और क्या हुआ, जो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन था ना बेटा, उसमें चेंजेस लाई गई। क्या ऐसा आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस लाई गई थी, तो आप ये आप समझ रहे होंगे, जो इंडियन सेपॉय से पहले क्या था, जो ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसमें जो ज्यादातर कौन थे, तो वो इंडियन सेपॉयज थे, इंडियन सोल्जर्स थे। तो अब कहीं ना कहीं वहां पे ब्रिटिशर्स को ये चीज समझ में आ गई थी कि इंडियंस उनके अगेंस्ट में रेबिलियस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसमें चेंजेस कर दी, ठीक है। अब क्या चेंजेस किए हम देखते हैं। द रेशियो ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स टू इंडियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज्ड, मतलब कि जो रेशियो होगा ना ब्रिटिश सोल्जर्स का वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। मतलब अब जैसे 1:4 था ना पहले, कि 4 इंडियंस में एक ब्रिटिशर होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, वो रेशियो इंक्रीज कर दिया गया, अब ब्रिटिशर्स ज्यादा होंगे और इंडियंस कम होंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी गलती पे कहीं ना कहीं वर्क ऑन किया अपने लिए, इंडियंस के लिए नहीं था ये सब।
इंपॉर्टेंट मिलिट्री पोजीशंस वर रिजर्व फॉर यूरोपियंस। ठीक है, जो भी ज्यादा जो हाई रैंक्स, पहले भी मिलिट्री पोजीशन की जो हाई रैंक्स थी वो ब्रिटिशर्स के लिए थी, लेकिन अब जो भी इंपॉर्टेंट आपकी पोजीशंस है ना बेटा, वो भी किसके लिए रिजर्व हो गई, वो यूरोपियंस के लिए रिजर्व हो गई। ठीक है, अब उनपे किसका हक होगा, सिर्फ तो सिर्फ यूरोपियंस का हक होगा उनके अंडर में। ठीक है, और किसी का हक नहीं है। रिक्रूटमेंट पॉलिसीज वर चेंज्ड टू प्रिवेंट फ्यूचर रेबेलियंस। ठीक है, रेबेलियंस और ना हो फ्यूचर में, इसके लिए जो आपकी यहाँ पे जो पॉलिसीज थी ना रिक्रूटमेंट की, वो भी चेंज कर दी गई। इतना क्लियर है आपको? आगे देखते हैं। चेंज इन पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, उनके में भी जो पॉलिसीज जो थी ना, उसमें चेंजेस किए गए। अब कैसे चेंजेस किए गए? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एबॉलिश्ड। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चल रहा था ना, अब आप बताइए कौन था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किसने स्टार्ट किया था? तो जो आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ना, वो कौन स्टार्ट किया था? तो आपका लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जब आपका क्राउन रूल आया ना बेटा, तो इन्होंने पॉलिसी में चेंज किया, और यहाँ से जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इतना क्लियर है आपको? इंडियन प्रिंसेस, जो इंडियन प्रिंसेस थे ना, वर अश्योर्ड दैट देयर किंगडम वुड नॉट बी अनेक्स्ड। उनको ये अश्योरेंस दिया गया कि जो आपका किंगडम है उसको अब अनेक्स नहीं किया जाएगा, उसको अब कैप्चर नहीं किया जाएगा अनजस्टली, धोखे से। ब्रिटिश adopted a policy of cooperation with princes। तो जो कॉपरेशन की पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट की थी कि हम प्रिंसेस के साथ में मिलजुल के काम करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता था। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब क्या हुआ, इसका जो मेन कॉन्सिक्वेंस था, मेन इफेक्ट था, वो क्या हुआ? तो आपका नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, नेशनलिज्म की जो भावना थी ना वो बढ़ने लग गई। ठीक है, द रिवॉल्ट वाज फेल्ड। रिवॉल्ट तो मतलब फेल हो गया था। ठीक है, रिवॉल्ट फेल हो गया था, मिलिट्री बट इंस्पायर्ड फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट्स। ठीक है, मिलिट्री तो हार गई थी, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, एक इंस्पिरेशन मिल गई कि हम जो आगे के मूवमेंट्स है ना उसके लिए हम खड़े हो सकते हैं, हम आगे के मूवमेंट्स लीड कर सकते हैं। ठीक है, इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ यूनिटी। एक यूनिटी की भावना आई। ठीक है, पहले क्या था कि लोग अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, झांसी की रानी लड़ी थी, वो अपने किंगडम के लिए लड़ी थी। ठीक है, आपके जो नाना साहब थे वो अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे। तो सबके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से क्या हुआ, एक यूनिटी डेवलप हो गई। ठीक है, इट इज रिगार्डेड एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इंडिपेंडेंस का ये फर्स्ट वॉर माना जाता है। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, इसके लिए हम अब क्विज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें मैं आपके नॉलेज चेक करूंगी कि आपको कितना एग्जैक्टली आया है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।